Hello everyone, welcome to Jokta Academy. Dear aspirants, as you all know, we are covering the revision series for upcoming HS, Allied and other competitive exam. In this video, we are going to discuss the most important current affair for upcoming HS, Allied and other competitive exams. So aspirants, we provide you current section of most important current affair on Monday and Thursday. On Monday and Thursday at sharp 10 a.m. Let's start the video. The first question is, consider the following statement about Pradhan Mantri Vaya Vandhan Yojana. First statement is, it is a pension scheme exclusively for the senior citizen aged 60 years and above. Statement is correct या incorrect या आपने इसमें देखना है. Second question, second statement, the scheme can be purchased offline as well as online through Life Insurance Corporation of India, which has been given the sole privilege to operate this scheme. Third statement, one can invest maximum amount of 15 lakhs under Pradhan Mantri Vaya Vandhan Yojana schemes. Which of the above statement given is are correct? इसमें से हमने correct statement देखनी है, तो इसमें से जो तीनों statement है वो करेक्ट है. करेक्ट आंसर इज डी. गवर्नमेंट स्कीम्स हमारा प्रीलिम्स में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस हम गवर्नमेंट स्कीम्स से देखते हैं. साथ ही अगर हम मेंस की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम में भी एक सब्सटेंशियल पार्ट हमारा मेंस में रहता है. तो प्रधानमंत्री वया वंदन योजना के बारे में हमें याद रखना है कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है. दूसरी बात, LIC में LIC जो कॉर्पोरेशन है उसका इसमें रोल है. और तीसरी अगर हम बात करें, इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपीस की रहती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ वाटरवेज इन इंडिया. इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के बारे में बताया गया है, क्या ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है? सेकेंड जो स्टेटमेंट है, इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? जल शक्ति के अंडर है. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो इसमें अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. अब स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें तो जो बॉडी हमारी एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश की जाती है, विच इज एस्टेब्लिश थ्रू एक्ट, तो वो बॉडीज हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती हैं. तो एक्ट क्या है इसमें? 1985 में एक्ट आया था ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रिलेटेड इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से. और सेकेंड स्टेटमेंट है, ये जल शक्ति के अंडर, मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है. अब इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और पोर्ट, जो मिनिस्ट्री है शिपिंग एंड पोर्ट की मिनिस्ट्री है, उसके अंडर हमारी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहती है. शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री. ओके, तो हमारे पास करेक्ट आंसर ए. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट इज द परशुराम कुंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? परशुराम कुंड फेस्टिवल न्यूज में क्यों था? जो परशुराम कुंड है उसकी इमेजेस हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करी थी, और इसी से ये करंट अफेयर में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. तो ये किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड है. अगर रिवर की बात करें तो लोहित रिवर पे ये कुंड है. ब्रह्मपुत्र जो हमारा प्लेट्यू है, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसे प्रसाद स्कीम है, उसके अंडर
इसको सिलेक्ट किया गया। अब बहुत बार न्यूज़ में हमारी प्रसाद स्कीम है, तो हम आप कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं कि प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, और मैंने बता दिया आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर ये है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। पी से पिलग्रिमेज, आर से रेजुविनेशन, ए से हमारा है ऑगमेंटेशन, स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, रेजुवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और लोहित रिवर में है हमारा अरुणाचल प्रदेश में आपकी परशुराम कुंड। फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाइंड स्कीम। बाइंड स्कीम की बात करी गई है। इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है, इट एम्स टू एक्टिवली एनहांस इंटरेक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर लिविंग इन डिफरेंट स्टेट एंड यूटी इन इंडिया। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एंड अबव आर करेक्ट। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक तरह की स्कीम है और दूसरी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम है जो 100% यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिनमें कंट्रीब्यूशन रहता है, और दूसरी हम देखते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और कुछ जो पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो 90% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 90% हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और 10% हमारी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो बाइंड स्कीम है, इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। अब क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि ये हमारी ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट की स्कीम है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, इसमें हमारी फ्री जो सेटअप बॉक्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्री सेटअप बॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो नक्सलाइट्स एरिया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो एरिया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो एरिया है, उसमें फ्री सेटअप बॉक्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वहाँ की जनता जो हमारा मेन स्ट्रीम भारत है उसके कल्चर को पहचाने, वहाँ तक गवर्नमेंट की रीच पहुँचे। तो इसके लिए उनको फ्री सेटअप बॉक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो डायरेक्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे प्रसाद भारती है उसके थ्रू लोगों तक पहुंचा जाएगा। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। हमारे पास करेक्ट आंसर ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ग्रीन स्टील इन कंस्ट्रक्शन। अब ग्रीन स्टील, ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो ग्रीन स्टील की बात यहाँ पे आती है। रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड एयर पॉल्यूशन, स्टेटमेंट इज करेक्ट। कार्बन एमिशन और एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस रिसोर्स कंजप्शन, ओके, स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंक्रीज्ड कॉस्ट एंड डिफिकल्टी इन प्रोडक्शन, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें जो डिक्रीज होती है कॉस्ट और डिफिकल्टी जो है वो डिक्रीज होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, क्या जो ग्रीन स्टील है वो स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील को इम्पैक्ट करती है? देन आंसर इज नो। हमारे पास करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन ए, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील को कौन सी प्रोसेस बेस्ट डिस्क्राइब करती है? पहली स्टेटमेंट है आपका, यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स of steel production with no consideration for the environment. Second है आपका, using sustainable method for steel production such as recycling and using clean energy resources. अब यहाँ पे बात करी गई है clean energy resources and recycling की, and it is the right answer. जहाँ पे
रिसाइकलिंग और क्लीन एनर्जी की बात आई, वहीं पे हमारा ग्रीन स्टील रिलेट होता है। और नॉन रिन्यूएबल की बात नहीं है, ओनली प्लांट बेस्ड नहीं है, और हमारा ट्रेडिशनल मेथड का इसमें कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल नहीं है। 7th क्वेश्चन हमारे पास है। 7th क्वेश्चन, प्रना वेब पोर्टल इज डेवलप्ड बाय। प्रना जो वेब पोर्टल है ये रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन के लिए है, रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन के लिए है। तो इसमें एयर पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए किसका रोल रहता है? तो इसमें है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, तो C इज द राइट आंसर। GS3 के एनवायरमेंट जो पार्ट हमारा रहता है उसमें हम ये जैसे प्रना वेब पोर्टल है, इस तरह के जो करंट अफेयर है या मेन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वो वहां पे कोट कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज एन इंटरगवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989 on the initiative of G7 to develop policies to combat money laundering. Okay. Second statement है, it operates from Organization for Economic Cooperation and Development headquarter in Paris. First statement is correct, second statement is correct, 1989 में फाउंड करी गई। ओके, और ये हेडक्वार्टर OECD के हेडक्वार्टर से ऑपरेट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, इन 2001 its mandate was expanded to include terror financing. 2001 onwards ये टेरर फाइनेंसिंग में भी इनका मैंडेट शुरू करा गया। तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। OECD हमारे अगर बात करें तो GS3 यूनिट 1 सब यूनिट 2 में डायरेक्ट इसका रोल है या लिखा गया है कि OECD की क्या फॉर्म है, कहाँ कहाँ पे इनका जो मैंडेट है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से आप याद रख सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो OECD के हेडक्वार्टर से ऑपरेट होता है। ओके, 9th क्वेश्चन, इंटरनेशनल 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस रिकॉग्नाइज द निजात कैंपेन ऑफ विच स्टेट पुलिस। निजात कैंपेन है, ये निजात कैंपेन से पहले हम समझेंगे कि ये एंटी ड्रग कैंपेन है जो एलिसिट लिकर है उसको कर्व करने के लिए। ये किस स्टेट ने ये कैंपेन शुरू करा? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला या दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एंटी ड्रग और एलिसिट लिकर के अगेंस्ट ये कैंपेन शुरू करा, जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस के द्वारा। ओके, काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन ऑफ जो ड्रग के विक्टिम्स हैं उनके लिए भी काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन इसमें इंक्लूड है। बी इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट टू हाउसहोल्ड टू मूव अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी। अब कैपिटल सिटी से दूर जाने के लिए किस कंट्री ने फाइनेंशियल सपोर्ट का डिक्लेरेशन करी है? चाइना, जापान, USA और इंडोनेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास जापान। जापान में हमने डीपॉपुलेशन की समस्याएं देखी, कंट्री के कुछ पार्ट्स में जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उनमें डीपॉपुलेशन की समस्या देखी। तो इसके लिए कैपिटल सिटी से दूर जाने के लिए या हाउस होल्ड वहां पे बसाने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने 1 मिलियन येन 1
मिलियन येन कंट्रीब्यूट करने के लिए, ईच फैमिली को 1 मिलियन येन की कंट्रीब्यूशन देने के लिए स्कीम अनाउंस करी है। और 1 मिलियन यान की बात करें कि लगभग $7,700 इसकी कीमत बनती है। ओके, तो जापान इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आमंत्रण पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली? आमंत्रण पोर्टल, अगर आप हिंदी से थोड़ा सा रिलेट कर पाए, आमंत्रण मीन्स इन्विटेशन मैनेजमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्विटेशन मैनेजमेंट का ये पोर्टल लॉन्च करा गया है गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के द्वारा। ई गवर्नेंस हमारा GS1 में भी इसका रोल रहता है ई गवर्नेंस का, और GS2 में भी गवर्नेंस वाले पार्ट में इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं आमंत्रण पोर्टल। और साथ ही साथ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच वॉज रिसेंटली टेस्ट लॉन्च बाय इंडिया? बैलिस्टिक मिसाइल की बात करी गई, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन ए इज पृथ्वी 2, ऑप्शन बी अग्नि 5, ऑप्शन सी विकास 2, ऑप्शन डी भीम 1। तो पृथ्वी 2 जो हमारा उड़ीसा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा है, वहां से ये लॉन्च की गई है। पृथ्वी 2 मिसाइल इज द राइट आंसर। और किस तरह की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल, हमने याद रखना है। 13 क्वेश्चन, द्वारे सरकार स्कीम इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? द्वारे सरकार मीन्स सर्विस एट डोर स्टॉप, सर्विसेज एट डोर स्टेप। जब हम गुड गवर्नेंस की बात आती है तो गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव में द्वारे सरकार एक स्कीम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो वेस्ट बंगाल बी इज द राइट आंसर। Which country recently announced plan to reduce the current strength of its military to half by 2013? तो जो करंट स्ट्रेंथ है मिलिट्री की, वो उन्होंने हाफ 2030 तक रिड्यूस करनी है। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी USA। तो हम जानते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस से कौन सी कंट्री अभी फेस कर रही है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस, मेनली इकोनॉमिक क्राइसिस। उनके जो हेल्थ और एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो जो कंट्री है उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका का क्रिटिसिज्म बहुत जो इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा किया गया कि उनमें वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए है कि उनका मिलिट्री जो एक्सपेंसेस है वो एजुकेशन और हेल्थ एक्सपेंसेस से ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा है कि मिलिट्री को हाफ करेंगे बाय 2013। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड सोल ऑफ स्टील चैलेंज? सोल ऑफ स्टील चैलेंज, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करी गई, किसके लिए? एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। और इसमें जो रोल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अगर कोई एडवेंचर एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड है तो उन्होंने वेबसाइट पे वॉलंटरी लॉगिन करने के लिए उनको फैसिलिटी दी है। और बॉर्डर जो टूरिज्म है उसको एनहांस करने के लिए ये सोल ऑफ स्टील चैलेंजेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया। ओके, 16 क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन इनिशिएटिव? लास्ट प्रीलिम्स में भी जो अर्थ इनिशिएटिव है या ग्रीन अर्थ जो चैलेंजेस है उससे क्वेश्चन रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एचएस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका जो राइट आंसर रहता है वो है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने के लिए 2015 रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय 2050 के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ओके, which country has announced plan to increase its defense budget by third for the next 7 year. next 7 year में वो अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर थर्ड इंक्रीज करेंगे. ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंडिया. हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने रिलुक करा अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और इसमें जो फ्रांस है उन्होंने डिसाइड करा कि आने वाले 7 साल में हम अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाय अ थर्ड इंक्रीज करेंगे. तो फ्रांस इज द राइट आंसर. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 15 ब्रिक्स समिट 2013. 15 ब्रिक्स जो समिट है वो 2023 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी डरबन, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी मॉस्को. तो राइट आंसर इज डरबन. डरबन साउथ अफ्रीका में 2023 में जो ब्रिक्स समिट है वो वहां पे होस्ट किया जाएगा. अब इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ब्रिक एज ए ब्रिक BRIC 2001 में ये शुरू करा गया और साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें एड ऑन होते हैं. और इनका जो मानना है कि बाय 2050 दे ऑल बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 19th क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ एक्सपर्ट कमिटी टू प्रिपेयर रिकमेंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021. नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी लॉन्च करी गई मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, और उनके जो एक्सपर्ट कमेटी है वो किसके अंडर थी? तो ऑप्शन बी इज द गिरीश प्रधान के अंडर ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी विच मार्क्स द एंड टू द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. एंड में जो सेरेमनी हुई रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में उसका हमें नाम बताना है. ऑप्शन ए है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी है वो एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की में मनाई गई. इसमें एक और फैक्ट हमने याद रखना है कि जो महात्मा गांधी जी का एक इम्पोर्टेंट भजन इंग्लिश में हाइम या हिम, हम इम्पोर्टेंट उनका जो भजन था इंग्लिश लिरिक्स में, वो है आपका अबाइड विद मी प्ले किया गया. अबाइड विद मी अलाइड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. अलाइड विद मी ये महात्मा गांधी जी का फेवरेट इंग्लिश में भजन था या हिम था. तो अबाइड विद मी ये हमने याद रखना है और आंसर ए इज द राइट आंसर. Thank you for watching the video. Have a nice day.